अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया ने एक ऐसा आदमी को अरेस्ट किया है जो ऑफिशियली फिल्म मेकर है, लेकिन उसका पास देखोगे तो वो लीबिया में लड़ चुका है, इराक में फाइटर्स ट्रेन कर चुका है, सीरिया यूक्रेन जा चुका है और अब वो इंडिया के थ्रू म्यांमार जा रहा था। तो आप क्या बोलोगे, कोइंसिडेंस या फिर ये कुछ ज्यादा ही पैटर्न लग रहा है? देखो, आज का वीडियो कोई नॉर्मल न्यूज ब्रेकडाउन नहीं है। ये वो टाइप की स्टोरी है जहां सरफेस पे सब सिंपल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे लेयर्स खुलती हैं। और सबसे डेंजरस चीज क्या है कि यहाँ सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में गेम कुछ और चल रहा होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक और फॉरेन अरेस्ट इन इंडिया वाली न्यूज है, तो भाई आज का वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की जो हर वॉर जोन में मिलता है, एक ऐसा सिस्टम की जहां वॉर ऑफिशियली होती ही नहीं, और एक ऐसा गेम कि जहां इंडिया सडनली एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया है। वेलकम टू दी एनालिसिस रूम। यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं समझते, गेम समझते हैं। आज की जो स्टोरी है ना, अगर मैं आपको बिना कॉन्टेक्स्ट के सुना दूं तो आप कहोगे कि ये पक्का किसी हॉलीवुड राइटर का काम है। एक ऐसा कैरेक्टर जो दुनिया के हर कन्फ्लिक्ट जोन में मिल जाता है, जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के नाम पे जाता है और वापस आता है बैटलफील्ड एक्सपीरियंस लेके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है, और इस रियल लाइफ स्टोरी का लेटेस्ट चैप्टर इंडिया में लिखा गया है। इंडिया ने अरेस्ट किया एक अमेरिकन सिटीजन को जिसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक। ऑफिशियल डेजिग्नेशन अगर देखा जाए तो वो फिल्म मेकर है, वॉर जर्नलिस्ट है और अपने आप को फ्रीडम कोशिश का सपोर्टर बताता है। लेकिन जब उसका पूरा हिस्ट्री देखते हैं, उसके मूवमेंट ट्रैक्स करते हो और उसके एक्शंस को कनेक्ट करते हैं, तो एक सिंपल फिल्म मेकर वाली इमेज थोड़ी डिस्टर्ब होने लगती है। क्योंकि नॉर्मली फिल्म मेकर क्या करता है, वो कैमरा उठाता है, कन्फ्लिक्ट जोन में जाता है, फुटेज शूट करता है, लोगों की स्टोरीज कैप्चर करता है और वापस आके डॉक्यूमेंट्री बना देता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा बंदा है जो कैमरा लेके जाता है और कभी कभी गन लेके वापस आता है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं 2011 की तरफ। लीबिया का सिविल वॉर चल रहा था। मुअम्मर गद्दाफी के अगेंस्ट रिबेलियन अपने पीक पे थे और दुनिया भर के जर्नलिस्ट वहां जा रहे थे सिचुएशन कवर करने के लिए। वैन डाइक भी गया, ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के रूप में। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर स्टोरी चेंज हो गई। वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा, वो पार्टिसिपेंट बन गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो रेबल फोर्सेस के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ, उनके साथ लड़ा, कैप्चर हुआ, जेल गया और फिर एस्केप भी किया। अब आप खुद सोचो, एक नॉर्मल जर्नलिस्ट या फिल्म मेकर का इंस्टिंक्ट क्या होता है? सर्वाइवल और न्यूट्रलिटी। लेकिन यहाँ ये बंदा है जो न्यूट्रलिटी से सीधा इन्वॉल्वमेंट पे जंप कर रहा है। ये कोई कैजुअल ट्रांजिशन नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। फिर आता है इराक का फेस, जब आईएसआईएस अपनी पीक ब्रुटैलिटी पे था, जब दुनिया भर के लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तब वैन डाइक वहां भी प्रेजेंट था। एंट्री पॉइंट फिर से जर्नलिज्म था, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है। वो फाइटर्स के साथ एंगेज करता है, उन्हें ट्रेन करता है और एंटी आईएसआईएस ऑपरेशन में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, ट्रेनिंग देना एक कैजुअल काम नहीं होता। इसके लिए टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बैटलफील्ड अवेयरनेस चाहिए और रियल एक्सपीरियंस चाहिए। तो सवाल ये है कि एक फिल्म मेकर इतनी इफिशिएंटली ये सब कैसे कर रहा है? और ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुला, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स, लेकिन एक कॉमन एलिमेंट बार बार दिख रहा है, वैन डाइक की प्रेजेंस। जब एक ही इंसान मल्टीपल हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रिपीटेडली अपीयर करे तो नेचुरली क्वेश्चंस उठते हैं। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन जब कोइंसिडेंस रिपीट होने लगते हैं तो वो पैटर्न बन जाते हैं। और जियोपॉलिटिक्स में पैटर्न को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पर, जहां इंडिया का रोल स्टार्ट होता है। अभी मार्च 2026 में इंडियन अथॉरिटीज ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसमें मैथ्यू वैन डाइक को अरेस्ट किया गया और उसके साथ कुछ यूक्रेनियन नेशनल्स भी पकड़े गए। सरफेस लेवल पर अगर देखा जाए तो ये एक नॉर्मल केस लग सकता है, लेकिन जैसे ही डिटेल सामने आती है पिक्चर काफी सीरियस हो जाता है। एलिगेशन के अकॉर्डिंग ये लोग इंडिया को एक ट्रांजिट रूट के रूप में यूज कर रहे थे, जहां से वो म्यांमार जा रहे थे और वहां जाके आर्म ग्रुप के साथ कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लेयर ऐड होती है। म्यांमार ऑलरेडी एक अनस्टेबल रीजन है जहां मिलिट्री जनता और रेजिडेंस ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल वहां जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली एडवांस ट्रेनिंग जैसे ड्रोन वॉरफेयर, तो ये सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम में वॉरफेयर सिर्फ गन्स और सोल्जर्स तक लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। ड्रोन वॉरफेयर एक ऐसा टूल बन चुका है जो लोएस्ट कॉस्ट होने के बावजूद हाई इंपैक्ट डिलीवर करता है। एक छोटा ड्रोन भी स्ट्रेटेजिक डैमेज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिनायबिलिटी। अगर कोई ड्रोन अटैक होता है तो आप इजीली प्रूव नहीं कर पाओगे कि उसके पीछे कौन है। ये एम्बिग्युइटी ही मॉडर्न वॉरफेयर का कोर बन चुकी है। और अगर आप यूक्रेन का रीसेंट हिस्ट्री देखो तो आपको समझ आएगा कि यूक्रेनियंस ने ड्रोन वॉरफेयर में कितनी मास्टरी अचीव कर ली है। रशिया के अगेंस्ट वॉर ने उन्हें इनोवेट करने पर मजबूर किया, चीपेस्ट ड्रोन्स को मॉडिफाई करना, स्वॉर्म अटैक्स क्रिएट करना और उन्हें बैटलफील्ड पे इफेक्टिवली डिप्लॉय करना। ये सब उन्होंने रियल टाइम में डेवलप किया। तो अगर ऐसे लोग किसी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपनी एक्सपर्टीज लेके जाते हैं तो वो एक मैसिव फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है। अब इस पूरे सिनेरियो को कनेक्ट करो एक एक्सपीरियंस्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन इंडिविजुअल जिसकी हिस्ट्री मल्टीपल वॉर रीजन से लिंक्ड है, उसके साथ यूक्रेनियन नेशनलिस्ट जिनके पास ड्रोन एक्सपर्टीज है, और डेस्टिनेशन म्यांमार जो ऑलरेडी अनस्टेबल है। ये कॉम्बिनेशन कैजुअल नहीं लगता, ये स्ट्रक्चर लगता है। यहाँ लोग नेचुरली कॉन्स्पिरेसी की तरफ सोचते हैं, क्या ये किसी लार्ज पावर का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? देखो, बिना प्रूफ के किसी एजेंसी का नाम लेना सही नहीं होगा। ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है प्लॉसिबल डिनायबिलिटी। मतलब अगर कुछ गलत हो जाए तो स्टेट बोल सके हम इन्वॉल्व नहीं थे। इसीलिए मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम और इनडायरेक्ट ज्यादा होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेनर्स, ये सब एक ग्रे जोन क्रिएट करते हैं जहां अकाउंटेबिलिटी ब्लर हो जाती है। और इसी ग्रे जोन में आज के मैक्सिमम जियोपॉलिटिकल गेम्स खेले जा रहे हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये केस सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडिया अपने टेरिटरी को किसी भी कोवर्ट एक्टिविटी के लिए यूज होना नहीं देगी। नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी सेंसिटिव है और वहां एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अलाउ करना रिस्की होगा। साथ ही साथ ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। इन्वेस्टिगेशन से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नेटवर्क्स, लिंक्स, इंटेंट, वो सब एक स्ट्रेटेजिक असेट बन सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में पावर सिर्फ आर्मी से नहीं, इंफॉर्मेशन से भी आती है और यहाँ इंडिया के पास लेवरेज बिल्ड करने का चांस है। अब एक सवाल सिंपल आपके लिए, क्या ये सिर्फ एक फिल्म मेकर का केस है जो गलत जगह पकड़ा गया, या फिर एक ग्लिम्स है उस दुनिया का जहां वॉर्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती लेकिन क्वाइटली चलती रहती हैं? आज के टाइम पे सबसे डेंजर चीज ये नहीं है कि गन कौन चला रहा है, सबसे डेंजर चीज ये है कि कौन डिसाइड कर रही है कि गन चलेगी भी या नहीं। और कभी कभी जो स्टोरी को कवर करने जाते हैं वो ही स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं। इंडिया ने इस बार एक आदमी अरेस्ट किया है, लेकिन शायद उस अरेस्ट के थ्रू एक पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगा, ये जियोपॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अब आप बताओ, कोइंसिडेंस या कैलकुलेटेड पैटर्न? कमेंट सेक्शन तुम्हारा है। अगर वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। और अगर तुम ऐसे ही डीप नो नॉनसेंस ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो दी एनालिसिस रूम को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक याद रखो, दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो दिखती है।